कोई शहर बसाते हैं तो एक बहुत ही सटीक मतलब एक मास्टर प्लान बनाते हैं। हाँ हाँ, एक पूरा ब्लूप्रिंट होता है कागज पर। बिल्कुल, कि यहाँ एक रिहायशी इलाका होगा, वहाँ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स होगा, यहाँ बीच में एक पार्क होगा। सब कुछ बहुत सोच समझकर ग्रिड सिस्टम के तहत तय किया जाता है। क्योंकि इंसान की फितरत ही यही है। हमें लगता है कि बिना किसी प्लान के सिर्फ उथल-पुथल मच सकती है। सही कहा। एक तरह की इंजीनियरिंग होती है। हमें लगता है कि चीजें हमारी बनाई हुई बाउंड्री के अंदर सलीके से रखी हुई हैं। पर जब हम इंसानी दुनिया से बाहर निकलकर प्रकृति की तरफ देखते हैं ना, तो वो कागज का नक्शा कहीं गायब हो जाता है। कोई सीधी लाइनें नहीं हैं, कोई कंक्रीट की बाउंड्री नहीं है। फिर भी एक अचूक सटीकता है। मतलब राजस्थान की चिलचिलाती रेत में एक कैक्टस बिल्कुल सही जगह पर खड़ा है। हाँ, और केरल के पहाड़ों पर 60 मीटर ऊंचे पेड़ अपनी जगह पर डटे हैं। वही तो। और सुंदरबन में खारे पानी के अंदर पेड़ अपनी जड़ें जमाए हुए हैं। मैं सोच रही थी कि बिना किसी इंसानी मास्टर प्लान के भी ये इतनी परफेक्शन के साथ कैसे काम कर रहा है। ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है, और आज की इस डीप डाइव में हम इसी इकोलॉजिकल इंजीनियरिंग को डीकोड करेंगे। बिल्कुल। हमारे पास भूगोल और पर्यावरण विज्ञान के जो दस्तावेज हैं, हम उनका विश्लेषण करेंगे। वे सिर्फ ये नहीं बताते कि भारत में कहाँ क्या उगता है, बल्कि उस एल्गोरिथम का पर्दाफाश करते हैं जो तय करता है कि रेगिस्तान में कैक्टस ही क्यों उगेगा। और कश्मीर में देवदारी क्यों? असल में जिसे हम परफेक्शन कह रहे हैं, वो कोई रातों रात हुआ जादू नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये लाखों सालों के सर्वाइवल, इवोल्यूशन और ट्रायल एंड एरर का नतीजा है। प्रकृति अपने संसाधनों का एक बहुत ही कठोर ऑडिट करती है। अच्छा। हाँ, और उसी ऑडिट के हिसाब से तय होता है कि किस जमीन पर कौन सा पौधा पनपेगा। इसी बात से हम प्राकृतिक वनस्पति या नेचुरल वेजिटेशन के मूल अर्थ पर आते हैं। अगर मैं इसे एक रूपक के जरिए देखूं, तो प्राकृतिक वनस्पति एक सेल्फ टॉट म्यूजिशियन यानी खुद से सीखे हुए संगीतकार की तरह है। अरे वाह, ये बहुत ही बेहतरीन तुलना है ना? जो बिना किसी टीचर के अपने आसपास के माहौल से धुन बनाना सीख जाता है। जबकि जो पेड़ हम खेतों या बगीचों में लगाते हैं, वो एक क्लासिकल ट्रेनिंग लिए हुए म्यूजिशियन की तरह है। जिन्हें बाकायदा सिखाया, पानी दिया और संवारा गया है। ये तुलना इसके वैज्ञानिक अर्थ को बिल्कुल सही तरह से पकड़ती है। तो विज्ञान के हिसाब से इसका सटीक मतलब क्या हुआ? प्राकृतिक वनस्पति का मतलब ही यही है कि वे पेड़ पौधे जो लंबे समय तक बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप यानी ह्यूमन डिस्टर्बेंस के प्राकृतिक रूप से उगते और विकसित होते हैं। मतलब इंसान का कोई दखल नहीं। बिल्कुल। अगर जंगल में अपने आप कोई आम का पेड़ उगा है, तो वो प्राकृतिक है। लेकिन अगर उसी आम के पेड़ को किसी इंसान ने बगीचे में लगाया है, खाद दी है, उसकी सिंचाई की है, हाँ, तो वो प्लांटेड वेजिटेशन कहलाएगा, प्राकृतिक नहीं। तो अगर इंसान तय नहीं कर रहा, इंसान पानी नहीं दे रहा, तो प्रकृति का वो कौन सा एल्गोरिदम है जो ये फैसले ले रहा है? इस एल्गोरिदम के दो सबसे बड़े इनपुट हैं, पानी और धूप, यानी बारिश का स्तर और तापमान। सिर्फ यही दो चीजें? मुख्य रूप से हाँ, हालांकि मिट्टी और जमीन की ऊंचाई इसमें थोड़ा और फिल्टर लगाते हैं। भारत का भूगोल इतना विशाल है कि यहाँ हर क्षेत्र का तापमान और बारिश का कॉम्बिनेशन बिल्कुल अलग है। और इन्हीं अलग-अलग कॉम्बिनेशंस के कारण हमारे स्रोतों के अनुसार भारत में मुख्य रूप से 5 प्रकार के जंगल पाए जाते हैं। सही कहा। पानी और सूरज की रोशनी ही वो मंच तैयार करते हैं जहां ये पेड़ सरवाइव करते हैं। जरा उस मंच की तरफ चलते हैं जहां प्रकृति का बजट अनलिमिटेड है, जहां पानी और धूप दोनों बेहिसाब है। आप ट्रॉपिकल एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन जंगलों की बात कर रही हैं। बिल्कुल, हमेशा हरे रहने वाले विशाल वन। स्रोत बताते हैं कि ये उन जगहों पर पाए जाते हैं जहां 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है। और तापमान आमतौर पर 22 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है, जैसे पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी भारत और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ पानी की तो कोई कमी नहीं है ना? एकदम नहीं। पानी बहुत है, इसलिए जमीन के अंदर जड़ों के बीच कोई खास लड़ाई नहीं होती। तो फिर लड़ाई कहाँ होती है? असली लड़ाई आसमान में होती है, सूरज की रोशनी के लिए। हर पेड़ जल्द से जल्द ऊपर पहुंचना चाहता है ताकि उसे धूप मिल सके। अच्छा, इसी होड़ में यहाँ के पेड़ 60 मीटर या उससे भी ज्यादा ऊंचे हो जाते हैं। श्रोताओं के लिए कल्पना करना बड़ा रोमांचक होगा। एक ऐसा जंगल जहाँ ऊपर इतने ऊंचे पेड़ों का एक घना चंदोवा है। कैनोपी जिसे हम कहते हैं। हाँ, कैनोपी, कि सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंच ही नहीं पाती।
जमीन पर हमेशा एक अंधेरा और भारी नमी रहती है। नीचे छोटी झाड़ियां हैं, लताएं हैं और उसके ऊपर विशालकाय पेड़। रोजवुड, महोगनी और एबोनी जैसे मजबूत लकड़ियों वाले पेड़ यहाँ मिलते हैं। मैं सोच रही थी इनकी लकड़ी इतनी सख्त और भारी क्यों होती है? इसके पीछे ना एक सीधा सा विज्ञान है। आम जंगलों में जब सूखा मौसम आता है या सर्दियां आती हैं तो पेड़ों की ग्रोथ रुक जाती है। इससे लकड़ी के अंदर एक रिंग या कमजोर परत बन जाती है। लेकिन एवरग्रीन जंगलों में क्योंकि मौसम पूरे साल एक सा रहता है, गर्म और नम, इसलिए ये पेड़ पूरे साल बिना रुके बढ़ते हैं। मतलब इनमें कोई ग्रोथ रिंग्स नहीं होती? बिल्कुल नहीं। इसी लगातार और सघन विकास के कारण महोगनी या रोजवुड की लकड़ी इतनी भारी, डेंस और महंगी होती है। लेकिन एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जो नाम से ही पैदा होती है, एवरग्रीन यानी सदाबहार। हाँ, लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। वही तो। अगर इन जंगलों के पेड़ हमेशा हरे रहते हैं तो क्या इनके पत्ते अमर होते हैं? क्या ये कभी झड़ते ही नहीं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी पत्ता अमर नहीं होता। हर पेड़ अपने पुराने पत्ते गिराता है। तो फिर ये हमेशा हरे कैसे दिखते हैं? एवरग्रीन जंगलों का रहस्य ये है कि वहाँ पेड़ों की हजारों अलग-अलग प्रजातियां एक साथ रहती हैं और हर प्रजाति का पत्ते गिराने का समय अलग-अलग होता है। ओह, मतलब एक साथ पूरा जंगल गंजा नहीं होता। सही पकड़ा। किसी पेड़ के पत्ते जनवरी में गिर रहे हैं तो किसी के अप्रैल में। तो जब आप बाहर से पूरे जंगल को एक साथ देखते हैं तो वो कभी भी एक साथ बिना पत्तों का नहीं दिखता। ये तो एक ऐसे ऑर्केस्ट्रा की तरह है जहाँ अगर वायलिन बजना बंद भी हो जाए तो बांसुरी बजने लगती है। क्या बात है, बहुत ही सुंदर उदाहरण है। इसलिए संगीत कभी रुकता नहीं। और इसी इलाके में थोड़े कम घने सेमी एवरग्रीन जंगल भी होते हैं। हाँ, जहाँ बारिश 200 सेंटीमीटर के बिल्कुल किनारे पर होती है, वहाँ सेमी एवरग्रीन जंगल पनपते हैं। ये पूरी तरह से सदाबहार और पत्ते गिराने वाले पेड़ों का एक मिक्सचर है। इसमें व्हाइट सिदार, हॉलॉक और केल जैसे पेड़ मिलते हैं, राइट? बिल्कुल। ये असल में एक ट्रांजिशन जोन है, घने एवरग्रीन और थोड़े कम बारिश वाले जंगलों के बीच का। अब यहाँ से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। भारत के हर हिस्से में तो 200 सेंटीमीटर बारिश नहीं होती। जी, ज्यादातर हिस्सों में तो इससे कम ही बारिश होती है। एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जहां साल के कुछ महीने तो झमाझम बारिश होती है, लेकिन बाकी के महीने सूखा रहता है। और यही हमें प्रकृति की सबसे स्मार्ट इंजीनियरिंग देखने को मिलती है। तो यहाँ प्रकृति अपना पानी कैसे बजट करती है? यही एंट्री होती है भारत के सबसे आम और सबसे बड़े हिस्से में फैले हुए जंगलों की, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, जिन्हें हम मानसून वन भी कहते हैं। हाँ, ये जंगल 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर बारिश वाले इलाकों में होते हैं। वैज्ञानिक इन्हें पानी की उपलब्धता के आधार पर दो हिस्सों में बांटते हैं। पहला है मॉइस्ट डेसिडुअस, जहां 100 से 200 सेंटीमीटर बारिश होती है। बिल्कुल, ये उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालय के निचले हिस्सों, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान और ओडिशा में मिलते हैं। और इसमें पेड़ कौन से आते हैं? टीक, साल, शीशम, महुआ, चंदन, ये सब यहीं उगते हैं। और दूसरा हिस्सा है ड्राई डेसिडुअस, जहां 70 से 100 सेंटीमीटर बारिश होती है। जी, ये प्रायद्वीपीय भारत और यूपी बिहार के मैदानी इलाकों में मिलते हैं। इनमें तेंदू, पलाश, अमलतास और खैर जैसे पेड़ होते हैं। इन जंगलों की सबसे बड़ी खासियत इनकी वो सर्वाइवल रणनीति है जिसे हम पत्ते गिराना कहते हैं। बिल्कुल, हमें लगता है कि पेड़ का पत्ता सिर्फ धूप से खाना बनाता है, लेकिन विज्ञान के नजरिए से देखें तो पत्ता एक लीकी सोलर पैनल की तरह है। लीकी सोलर पैनल मतलब लीक करने वाला? हाँ, ये ऊर्जा तो बनाता है, लेकिन इसकी सतह से लगातार पानी वाष्प बनकर उड़ता रहता है, जिसे ट्रांसपिरेशन कहते हैं। अच्छा, तो जब बारिश खत्म हो जाती है और जमीन सूखने लगती है तो पेड़ को समझ आ जाता है कि अगर उसने इन सोलर पैनल्स को चालू रखा तो उसका सारा पानी उड़ जाएगा और वो मर जाएगा। तो एक स्मार्ट इन्वेस्टर की तरह जब पेड़ देखता है कि बाजार खराब हो रहा है और पानी का अकाल पड़ने वाला है, तो वो अपना पैसा यानी पत्ते निकाल लेता है। बहुत सही एनालॉजी है। वो अपनी पूरी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रोक देता है ताकि वो सिर्फ जिंदा रह सके। तभी जब हम गर्मियों में इन जंगलों को देखते हैं तो ये पूरी तरह से बंजर, सूखे और बेजान लगते हैं। वो बेजान दिखते जरूर हैं, लेकिन मरे नहीं होते। वो एक गहरी नींद या हाइबरनेशन में होते हैं। ये प्रकृति का एडवांस्ड कॉस्ट कटिंग मैकेनिज्म है। वाओ! और जैसे ही मॉनसून की पहली फुहार गिरती है, जमीन में पानी जाता है और रातों रात पूरा जंगल नए पत्तों के साथ जिंदा हो उठता है। एकदम से हरा भरा हो जाता है। जब पानी का बजट कम होता है तो पत्ते गिरते हैं, लेकिन जब पानी का बजट लगभग शून्य हो जाता है, तब क्या होता है? तब हम भारत की वनस्पति के उस जोन में पहुंचते हैं
जो चरम परिस्थितियों का सामना करता है। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट्स या कांटेदार जंगल। बिल्कुल, ये राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पंजाब के उन हिस्सों में मिलते हैं जहां बारिश 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है। यहाँ डेसिडुअस पेड़ों की पत्ते गिराने वाली रणनीति काम नहीं आती ना? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ तो साल के ज्यादातर महीने सूखा ही रहता है। अगर आप पत्ते गिराकर बारिश का इंतजार करेंगे तो बारिश कभी आएगी ही नहीं। इसलिए इन पेड़ों ने अपने पत्ते इतने छोटे कर लिए हैं कि पानी उड़ने की जगह ही ना बचे। और कई पेड़ों ने तो पत्तों को पूरी तरह से कांटों में बदल दिया है, जैसे बबूल, बेर, नीम, खेजड़ी और जंगली खजूर। कांटे यहाँ दोहरा काम करते हैं, मैं सही कह रही हूँ? एकदम सही। पहला, वे सतह का आकार या सरफेस एरिया इतना कम कर देते हैं कि ट्रांसपिरेशन से पानी का नुकसान लगभग शून्य हो जाता है। और दूसरा ये कि रेगिस्तान में खाना कम होता है, तो शाकाहारी जानवर हर हरे पौधे को खा जाना चाहते हैं। कांटे इन पेड़ों को उन जानवरों से बचाते हैं। बहुत ही स्मार्ट। ये पौधे बहुत दूर दूर होते हैं ना? हाँ, और इनकी जड़ें जमीन में बहुत गहराई तक जाती हैं ताकि पाताल से भी नमी खींच सकें। पानी की कमी से निपटने का ये एक तरीका है, लेकिन प्रकृति के सामने एक और चरम स्थिति है, अत्यधिक ठंड। जी, अब हम भारत के माउंटेन या माउंटेन फॉरेस्ट की तरफ चलते हैं, हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं। जैसे जैसे हम पहाड़ पर ऊपर चढ़ते हैं, हवा ठंडी होती जाती है और जंगल का पूरा रूप बदल जाता है। पहाड़ों पर ऊंचाई या एल्टीट्यूड असल में जलवायु की एक टाइम मशीन की तरह काम करती है। विज्ञान में एक नियम है, लैप्स रेट। लैप्स रेट? हाँ, इसके मुताबिक हर 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर तापमान लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस गिर जाता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि पहाड़ पर सीधा ऊपर चढ़ना नक्शे पर भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने जैसा है। एकदम सटीक तुलना है भूमध्य रेखा से। जब आप उच्च अक्षांशों की तरफ, मान लीजिए आर्कटिक की तरफ जाते हैं, तो जो जंगल बदलेंगे, हाँ, जो वनस्पति आपको हजारों किलोमीटर के सफर में बदलती हुई दिखेगी, वही वनस्पति आपको हिमालय पर सिर्फ कुछ किलोमीटर सीधा ऊपर चढ़ने पर दिख जाएगी। स्रोतों में हिमालय का जो स्तरीकरण दिया है वो इसे पूरी तरह साबित करता है। पहाड़ की तलहटी में आपको वही आम डेसिडियस जंगल मिलेंगे, और थोड़ी ऊंचाई पर जाने पर मौसम ठंडा और नम होता है, तो वेट टेम्परेट जंगल आते हैं, जिनमें ओक और चेस्टनट उगते हैं। बिल्कुल। और ऊपर जाए, जहां तापमान बहुत गिर जाता है, वहां पाइन और चीड़ के जंगल शुरू हो जाते हैं। और ऊंचाई पर हमें देवदार, स्प्रूस और फर के शंकुधारी या कॉनिफरस पेड़ मिलते हैं। ये शंकुधारी पेड़ इमारतें बनाने या कमर्शियल काम में इतने ज्यादा क्यों इस्तेमाल होते हैं? क्योंकि इनकी लकड़ी बहुत सीधी, हल्की और मजबूत होती है। इनमें एवरग्रीन पेड़ों जैसी बहुत ज्यादा डेंसिटी या भारीपन नहीं होता। अच्छा, तो इन्हें काटना आसान होता होगा? हाँ, काटना और ट्रांसपोर्ट करना बहुत आसान होता है। देवदार की लकड़ी तो कंस्ट्रक्शन के लिए भारत में सबसे बेहतरीन मानी जाती है। और इसके बाद पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी के पास, जहां ज्यादातर समय बर्फ जमी रहती है, वहां कोई पेड़ सर्वाइव नहीं कर पाता। वहां सिर्फ टुंड्रा वनस्पति मिलती है, यानी काई और लाइकन। ये वही वनस्पति है जो ध्रुवों के पास आर्कटिक में पाई जाती है। सही कहा। तो हमने देखा कि कैसे ऊंचाई तापमान को बदलती है और तापमान पेड़ों की पूरी प्रजाति ही बदल कर रख देता है। अब पहाड़ों की ठंड और रेगिस्तान के सूखे के बाद हम एक ऐसे जोन में उतरते हैं जहां जमीन और समुद्र आपस में मिलते हैं। तटीय इलाके। हाँ, पानी तो यहाँ बहुत है, लेकिन एक बहुत बड़ी दिक्कत है, ये पानी पीने लायक नहीं है। ये खारा है। आप लिटोरल और स्वैम्प फॉरेस्ट की बात कर रही हैं, यानी समुद्री किनारों और दलदली इलाकों के जंगलों की। बिल्कुल। इन जंगलों की पहचान ही मैंग्रोव्स है। पूरे भारत में मैंग्रोव्स लगभग 6,740 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए हैं। ये कोई छोटा मोटा इलाका नहीं है। सुंदरबन, अंडमान एंड निकोबार, इसके अलावा महानदी, गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टा क्षेत्रों में ये घने रूप में फैले हैं। जी हाँ। पर मैं एक बात सोच रही थी, आमतौर पर हम घरों में देखते हैं कि अगर किसी गमले में ज़रूरत से ज़्यादा पानी भर जाए तो पौधे की जड़ें ऑक्सीजन ना मिलने के कारण सड़ जाती हैं और पौधा मर जाता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। लेकिन ये मैंग्रोव ज्वारीय इलाकों के गहरे कीचड़ और खारे पानी में 24 घंटे डूबे रहते हैं, ये सड़ते क्यों नहीं? इसका जवाब इनके एवोल्यूशन में है। मैंग्रोव ने एवोल्यूशन के दौरान पानी के अंदर सांस लेने की एक कमाल की ट्रिक सीख ली है। कैसी ट्रिक? दलदल की मिट्टी में बहुत सारे जहरीले गैस होते हैं और ऑक्सीजन लगभग शून्य होती है। अगर जड़ें सिर्फ जमीन के अंदर रहेंगी तो पेड़ का दम घुट जाएगा। तो फिर वो क्या करते हैं? मैंग्रोव की कुछ जड़ें गुरुत्वाकर्षण के विपरीत, यानी नीचे जाने के बजाय जमीन से बाहर हवा में ऊपर की तरफ निकल आती हैं। अरे वाह,
एक तरह से ये गोताखोरों के स्नॉकल की तरह काम करती हैं? बिल्कुल वही मैकेनिज्म है। इन जड़ों को न्यूमैटोफोर्स कहते हैं। इन जड़ों की सतह पर छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें लेंटिसिल्स कहते हैं। हम्म। जब पानी नीचे जाता है तो ये जड़ें हवा से सीधे ऑक्सीजन खींचकर जमीन के अंदर के हिस्से तक पहुंचाती हैं। और खारे पानी का क्या? समुद्री पानी में इतना नमक होता है कि वो किसी भी आम पेड़ की कोशिकाओं को सुखा दे। इसके लिए मैंग्रोव सॉल्ट टॉलरेंट बन गए हैं। कुछ मैंग्रोव तो अपनी जड़ों में ही ऐसा फिल्टर लगाते हैं कि नमक अंदर आ ही नहीं पाता। मतलब जड़ें ही नमक को रोक देती हैं। हाँ, और जो नमक पानी के साथ पेड़ के अंदर आ भी जाता है, उसे निकालने के लिए इनके पत्तों में खास ग्रंथियां या ग्लैंड्स होती हैं। अच्छा। ये ग्रंथियां अतिरिक्त नमक को पत्ते की सतह पर धकेल देती हैं। अगर आप सुंदरबन में जाकर मैंग्रोव के पत्तों को छूकर देखेंगे तो आपको उन पर नमक के सफेद क्रिस्टल साफ दिखाई देंगे। मतलब ये अपना ऑक्सीजन सिलेंडर खुद साथ लेकर चलते हैं और नमक का अपना आरओ प्यूरिफिकेशन प्लांट लगा रखा है। कमाल है। हाँ, प्रकृति की इंजीनियरिंग सच में अद्भुत है। हमने एवरग्रीन के घने कैनोपी से लेकर डेसिडुअस के पत्ते गिराने, कांटेदार जंगलों के सर्वाइवल, पहाड़ों की ऊंचाई और अंत में मैंग्रोव के खारे पानी तक भारत की इस अद्भुत वनस्पति विविधता को समझा। लेकिन ये पूरा तंत्र, ये पूरी इकोलॉजिकल इंजीनियरिंग एक बहुत बड़े खतरे में है। बिल्कुल। और यहीं से वन और वन्यजीव संरक्षण की बात शुरू होती है। ये सिर्फ पेड़ों को बचाने की बात नहीं है। जंगल एक पूरा सिस्टम चलाते हैं। ये जमीन को बांध कर रखते हैं जिससे मिट्टी का कटाव रुकता है। ये बारिश के पानी को जमीन के अंदर सोखने में मदद करते हैं जिससे बाढ़ और सूखा दोनों कंट्रोल होते हैं। इसके अलावा लाखों जनजातीय समुदाय अपनी आजीविका के लिए सीधे जंगलों पर निर्भर हैं। इसी खतरे को देखकर देश की वन नीति ने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है। देश के कुल क्षेत्रफल का 33% हिस्सा जंगल के दायरे में लाना बहुत जरूरी कदम है। अगर इसे आम भाषा में समझें तो एक तरह से ये पर्यावरण का क्राउड फंडिंग है। सरकार अकेले पूरा बिल नहीं भर सकती, तो समाज का हर तबका अपनी थोड़ी थोड़ी जमीन का योगदान दे रहा है। हाँ, इसमें खाली पड़ी जमीनों और कम्युनिटी लैंड्स का इस्तेमाल होता है। इसे 3 हिस्सों में बांटा गया है। कौन कौन से? पहला, अर्बन फॉरेस्ट्री, यानी शहरों के आसपास या इंडस्ट्रियल इलाकों की खाली जमीन पर पेड़ लगाना। दूसरा, रूरल फॉरेस्ट्री, गांवों में पंचायतों की जमीन या सड़कों, नहरों के किनारे पेड़ लगाना। और तीसरा, फार्म फॉरेस्ट्री, जहां किसान अपने खेतों की मेड़ों पर या अपनी बेकार पड़ी जमीन पर कमर्शियल पेड़ लगाते हैं। पर रुकिए, अगर हम सोशल फॉरेस्ट्री के जरिए लाखों करोड़ों पेड़ लगा भी दें और हमारा 33% का टारगेट पूरा हो जाए, तो क्या हम उसे जंगल कहेंगे? आपका मतलब क्या है? मेरा मतलब है अगर वहाँ पेड़ हैं लेकिन कोई वन्य जीव या जानवर नहीं है, तो क्या वो इकोसिस्टम सच में काम करेगा या वो सिर्फ एक बहुत बड़ा बगीचा बनकर रह जाएगा? ये एक बहुत ही बुनियादी फर्क है जिसे समझना जरूरी है। सिर्फ पेड़ों का समूह जंगल नहीं होता। जानवर जंगल के मेहमान नहीं हैं, वे उसके असली माली हैं। माली? कैसे? कई पेड़ों के बीज तब तक अंकुरित नहीं होते जब तक वे किसी जानवर के पाचन तंत्र से होकर बाहर ना आए, क्योंकि उनके पेट के एसिड से बीज का कठोर आवरण गलता है। मतलब बिना जानवरों के वो पेड़ अपनी अगली पीढ़ी पैदा ही नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल। इसके अलावा पक्षी और कीड़े परागण करते हैं। अगर शाकाहारी जानवर नहीं होंगे तो कुछ आक्रामक पौधे पूरे जंगल को अपनी गिरफ्त में ले लेंगे। और अगर शेर या बाघ जैसे मांसाहारी नहीं होंगे तो शाकाहारी जानवर इतने बढ़ जाएंगे कि वो सारे नए पौधों को ही खा जाएंगे और जंगल खत्म हो जाएगा। हर जानवर उस मास्टर प्लान का एक पुर्जा है। और दुर्भाग्य से इंसानों के खेती फैलाने, शहरों के विकास, माइनिंग और शिकार के कारण जानवरों के प्राकृतिक घर खत्म हो रहे हैं। इसी तबाही को रोकने के लिए भारत सरकार ने 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया। इसके बाद 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर और 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट जैसे खास मिशन शुरू किए गए ताकि इन महत्वपूर्ण जानवरों को विलुप्त होने से बचाया जा सके। और सिर्फ किसी एक जानवर या एक पेड़ को बचाने के बजाय विज्ञान ने बायोस्फीयर रिजर्व का तरीका निकाला। भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए हैं ना, जैसे नीलगिरी, नंदा देवी, सुंदरबन और गल्फ ऑफ मन्नार। जी। बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब है कि हम किसी एक चीज पर फोकस नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूरे के पूरे सिस्टम को एक साथ बचा रहे हैं। ये एक समग्र अप्रोच है। इसमें सिर्फ पेड़ नहीं, सिर्फ शेर नहीं, बल्कि वहाँ की मिट्टी, वहाँ का पानी और वहाँ रहने वाले आदिवासी समुदाय, इन सबको एक सिंगल यूनिट मानकर संरक्षित किया जाता है। इसके अपना काम करता रहे। बिल्कुल सही।
तो आज हमने प्रकृति के उस अदृश्य लेकिन अचूक मास्टर प्लान को डिकोड किया। हमने देखा कि भारत की वनस्पति विविधता कितनी वैज्ञानिक है। 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश वाले इलाकों में महोगनी जैसे एवरग्रीन वन है, हाँ। जो कभी न रुकने वाला ग्रोथ इंजन है। मध्यम बारिश में डिसिडियस वन है, जो सूखे में अपने पत्ते गिराकर पानी का बजट मैनेज करते हैं। पानी की कमी में थॉर्न जंगल हैं जो कांटों से अपना बचाव करते हैं। और पहाड़ की ऊंचाई पर तापमान गिरने से माउंटेन वनस्पति टुंड्रा तक पहुंच जाती है। और खारे पानी में मैंग्रोव अपने स्नॉकल वाली जड़ों के साथ डटे हुए हैं। और अंत में हमने समझा कि 33% वन क्षेत्र का लक्ष्य और बायोस्फीयर रिजर्व हमारे अस्तित्व के लिए क्यों जरूरी है। ये पूरा ज्ञान हमें ये सिखाता है कि जब आप अगली बार किसी जंगल में जाएं या ट्रेन की खिड़की से बाहर किसी दूर खड़े पेड़ को देखें, तो आप सिर्फ हरियाली नहीं देखेंगे। हाँ, नजरिया ही बदल जाएगा। आप उस पेड़ के पानी के मैनेजमेंट, सूरज की रोशनी की लड़ाई और उस पूरी इकोलॉजिकल इंजीनियरिंग को देख पाएंगे जिस पर हमने आज बात की है। आज के इस पूरी चर्चा में हमने देखा कि कैसे पेड़ पौधों ने खुद को बारिश और तापमान के हिसाब से पूरी तरह ढाल लिया है। लेकिन एक आखिरी विचार छोड़ना चाहूंगी। जी बताइए। प्रकृति का ये सारा एल्गोरिदम लाखों सालों के एक स्थिर मौसम पर आधारित है। लेकिन आज जिस भयानक तेजी से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है और बारिश का पैटर्न बिगड़ रहा है। ये तो है। तो क्या अगले 50 या 100 सालों में भारत के वो मशहूर डेसिडियस वन पानी की कमी से हमेशा के लिए कांटेदार जंगलों में बदल जाएंगे? तो ये एक बहुत ही गंभीर सवाल है। या फिर शायद ये सेल्फ टॉट म्यूजिशियन प्रकृति अपना बचाव करने के लिए एक बिल्कुल नए प्रकार का जंगल विकसित करेगी, एक ऐसा जंगल जिसकी धुन या जिसका रूप हमने आज तक नहीं देखा है। प्रकृति का ये कैनवास कभी रुकता नहीं है। बिल्कुल। आज के इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।